कश्मीर के घने जंगल में एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। सुलेमान शाह, जिसे दुनिया हाफिज मूसा के नाम से जानती थी। और तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और हाफिज मूसा वहीं ढेर हो जाता है। इस गोली को चलाने वाला कोई आम आदमी नहीं था। ये थे भारतीय सेना के पैरा SF के जबरदस्त कमांडो मेजर विक्रम सिंह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हाफिज मूसा कोई मामूली आदमी नहीं था। वो पाकिस्तान आर्मी के एलीट SSG ग्रुप का एक हाईली ट्रेंड ऑफिसर था। अब सवाल ये है, पाकिस्तान का एक SSG ऑफिसर कश्मीर के घने जंगल में क्या कर रहा था और भारतीय पैरा कमांडोज ने उस पर गोली क्यों चलाई? इस राज से पर्दा उठाता है ऑपरेशन महादेव। अगर आपको सच जानना हो तो पूरी वीडियो जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तारीख थी 22 अप्रैल 2025 की। कश्मीर के वैसन वैली में पर्यटक घूम रहे थे। नवविवाहित जोड़े हनीमून मना रहे थे कि तभी जंगल की तरफ से 3 आतंकवादी निकले। उनके हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी घातक राइफलें थीं। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट के खूंखार भेड़िए थे, जो सरहद पार पाकिस्तान से सिर्फ एक ही मकसद लेकर आए थे, दहशत फैलाना और बेगुनाहों का खून बहाना। उनकी आंखों में वहशीपन था और चाल में मौत की आहट। उन्होंने आते ही सबको बंधक बना लिया। उसके बाद शुरू हुआ वह घिनौना खेल जिसने सबके दिल दहला दिए। उन्होंने एक एक करके सबसे उसका धर्म पूछा और जो हिंदू पाए गए उन्हें गोली मार दी गई। कुछ लोगों ने बचने के लिए झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। उन्होंने लोगों के हाथों पर बंधी कलाई और माथे पर लगा टीका देखकर शूट कर दिया। यहां तक कि कुछ लोगों के पैंट उतरवा कर जांच की और जो हिंदू पाए गए उन्हें गोली मार दी गई। अपना मकसद पूरा करने के बाद वे आतंकवादी उसी रास्ते से जंगल में वापस चले गए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ खून बिखरा था, लोगों का सामान इधर उधर पड़ा था और हवा में एक भारी सन्नाटा था जो चीखों के बाद आता है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन घना जंगल और मुश्किल रास्तों का फायदा उठाकर आतंकी वहां से निकलने में कामयाब हो चुके थे। दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई। साउथ ब्लॉक में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि इस बार सिर्फ निंदा नहीं होगी, बल्कि कार्रवाई होगी, और वह भी ऐसी कार्रवाई जो दुश्मन की नस्लें याद रखेंगी। इंटेलिजेंस एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया। रॉ और IB के अफसर 24 घंटे काम करने लगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है और वे चूहे कहां छिपे हैं। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा था। हाशिम मूसा कोई साधारण आतंकवादी नहीं था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पाकिस्तान आर्मी की एलीट SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का पूर्व कमांडो था। उसे जंगल वॉरफेयर की खास ट्रेनिंग मिली हुई थी। वह जानता था कि जंगल में कैसे छिपना है, सुराग कैसे मिटाने हैं और सेना को कैसे चकमा देना है। लेकिन वह एक बात भूल गया था। वह भूल गया कि उसका सामना इंडियन आर्मी से है, जिसके शब्दकोश में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। 7 मई 2025 हमले के ठीक 15 दिन बाद भारत ने अपना पहला जवाब दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यह एक हवाई हमला था। इंडियन एयर फोर्स के फाइटर जेट्स ने LOC के पार जाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। यह एयर स्ट्राइक बहुत सटीक थी। इसमें लश्कर और जैश के कई कैंप्स तबाह कर दिए गए। खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन की कमर तोड़ दी थी, लेकिन इंडियन आर्मी जानती थी कि यह अब भी अंत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सफलता थी, लेकिन बैसारण हमले के असली गुनहगार, जिन्होंने अपने हाथों से गोलियां चलाई थीं, वे अभी भी जिंदा थे। सुलेमान शाह और उसके 2 साथी अबू हमजा और यासिर अभी भी कश्मीर की धरती पर मौजूद थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और RAW लगातार अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। उन्होंने अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया था। कश्मीर के हर गांव, हर ढाणी में मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया था। लेकिन सुलेमान शाह इतना चालाक था कि वह किसी भी स्थानीय कश्मीरी पर भरोसा नहीं कर रहा था,
उसे डर था कि कोई मुखबिरी कर देगा, इसलिए उसने आबादी वाले इलाकों से पूरी तरह दूरी बना ली थी। जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। कश्मीर में मानसून दस्तक दे चुका था। पहाड़ों पर बारिश हो रही थी और ठंड बढ़ गई थी। ऐसे मौसम में जंगल में खुले आसमान के नीचे रहना बहुत मुश्किल होता है। शायद इसी मजबूरी ने उन्हें गलती करने पर मजबूर कर दिया। इंडियन आर्मी की चिनार कोर, जो कश्मीर में ऑन ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है, ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। उन्होंने तकनीक के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। सेना जानती थी कि जंगल में कोई भी हलचल वहां रहने वाले खानाबदोशों यानी गुज्जर बकरवालों से नहीं छिप सकती। ये चरवाहे अपनी भेड़ों को चराने के लिए गर्मियों में ऊंचाई वाले इलाकों में जाते हैं और जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। सेना ने इन बकरवालों के साथ संपर्क साधा और उन्हें विश्वास में लिया। उन्हें बताया गया कि ये आतंकी न सिर्फ देश के दुश्मन हैं, बल्कि कश्मीरी आवाम के भी दुश्मन हैं। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंटेलिजेंस को एक बहुत हल्का लेकिन अहम सुराग मिला। एक सैटेलाइट फोन का सिग्नल इंटरसेप्ट किया गया। यह सिग्नल सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ऑन हुआ था और फिर बंद हो गया, लेकिन इंडियन आर्मी की सिग्नल कोर के लिए यह कुछ सेकंड ही काफी थे। उन्होंने उस सिग्नल की लोकेशन को ट्रायंगुलेट किया। लोकेशन आ रही थी श्रीनगर के पास हरवन और दारा इलाके के ऊपर, लिडवास के घने जंगलों में। यह वही इलाका था जिसका शक सेना को पहले से था। लिडवास दाचीगाम नेशनल पार्क के अंदर एक बहुत ऊंचाई वाला इलाका है, जो लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचना आसान नहीं है। यहां कोई सड़क नहीं जाती, सिर्फ पगडंडियां हैं जो बारिश में और भी खतरनाक हो जाती हैं। जैसे ही यह लोकेशन ट्रेस हुई, सेना मुख्यालय में हलचल तेज हो गई। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर और चिनार कोर के जीओसी ने तुरंत एक ऑपरेशनल प्लान तैयार किया। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर आतंकी वहां थे तो उन्हें वहां से जिंदा निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए था। इस मिशन के लिए सबसे बेहतरीन जवानों को चुना गया। यह काम था पैरा स्पेशल फोर्सेस का 4 पैरा SF, जिन्हें उनके अदम्य साहस के लिए जाना जाता है। उन्हें इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई। उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG और CRPF की वैली QAT यानी क्विक एक्शन टीम भी शामिल थी। यह एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें हर फोर्स की अपनी भूमिका थी। प्लान यह था कि आतंकियों को चारों तरफ से घेरा जाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जंगल इतना घना था कि 2 कदम दूर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं देता था। ऊपर से खराब मौसम और बारिश ने चुनौती को और बढ़ा दिया था, लेकिन हमारे जवानों के हौसले हिमालय से भी ऊंचे थे। उन्हें पता था कि वे किसके पीछे जा रहे हैं, उस शैतान के पीछे जिसने बच्चों और औरतों पर गोलियां चलाई थीं। हर जवान के मन में बस एक ही बात थी, आज नहीं तो कभी नहीं। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। यह नाम भगवान शिव के नाम पर था, जो संहार के देवता माने जाते हैं, और साथ ही उस महादेव पीक के नाम पर भी, जिसके करीब यह ऑपरेशन होने वाला था। नाम ही काफी था बताने के लिए कि दुश्मनों का अंजाम क्या होने वाला है। 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच का समय तय किया गया। सेना ने धीरे धीरे बिना किसी शोर के अपनी टुकड़ियों को जंगल की तरफ भेजना शुरू किया। यह एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन था। जवानों को साफ निर्देश थे, सरप्राइज एलिमेंट खत्म नहीं होना चाहिए। दुश्मन को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। जुलाई का महीना अपने आखिरी दौर में था, लेकिन ऑपरेशन महादेव अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। दाची गांव के जंगलों में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान के आने का संकेत था। 4 पैरा SF और SOG की टीमें जंगल के अलग अलग रास्तों से लिडवास की तरफ बढ़ रही थीं। उनके पास अत्याधुनिक उपकरण थे, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल इमेजर और ड्रोन्स। लेकिन घने पेड़ों की वजह से ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत सीमित था। सबसे बड़ा हथियार उनकी अपनी आंखें और कान थे। खुफिया जानकारी पुख्ता थी। एक स्थानीय बकरवाल ने पुलिस को बताया था कि उसने जंगल के ऊपरी हिस्से में 3 अनजान लोगों को देखा है, जो फौजियों जैसी वर्दी में नहीं थे, लेकिन उनके पास बड़े हथियार थे और वे कश्मीरी नहीं लग रहे थे। यह जानकारी उस सैटेलाइट फोन इंटरसेप्ट से मेल खा रही थी। अब पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। बकरवाल ने बताया कि वे लोग एक प्राकृतिक गुफा के पास तंबू लगाकर रह रहे हैं, जो एक नाले के किनारे है। यह जगह टैक्टिकल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। ऊंचाई पर होने की वजह से वहां से नीचे आने वाले किसी भी रास्ते पर नजर रखी जा सकती थी।
सुलेमान शाह ने अपनी छिपने की जगह बहुत सोच समझकर चुनी थी। वहां से वह आसानी से देख सकता था कि कोई सेना की टुकड़ी ऊपर आ रही है या नहीं। यही वजह थी कि सेना ने दिन के उजाले में सीधा हमला करने के बजाय रात के अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाने का फैसला किया। 27 जुलाई की रात आसमान में घने बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। चांद की रोशनी भी बादलों के पीछे छिपी थी। जंगल में घना अंधेरा था। यही वह वक्त था जिसका हमारे जवान इंतजार कर रहे थे। मेजर विक्रम अपनी टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने इशारों में अपनी टीम को आगे बढ़ने का आदेश दिया। वे जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि रास्ता न भटके। चढ़ाई बहुत खड़ी थी। कई जगहों पर उन्हें रस्सियों का सहारा लेना पड़ा। हर कदम पर फिसलन थी। एक छोटी सी गलती और वे सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर सकते थे। लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि वे पहाड़ों पर भी चीते की फुर्ती से चल सकते थे। मेजर विक्रम को पता था कि वे किल जोन के करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टीम, जिसे अल्फा कहा गया, वह सीधे रास्ते से जा रही थी, जबकि दूसरी टीम ब्रावो पीछे के रास्ते से यानी पहाड़ की दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ रही थी। मकसद यह था कि अगर आतंकी भागने की कोशिश करें तो वे ब्रावो टीम के जाल में फंस जाएं। यह क्लासिक हैमर एंड एनेविल टैक्टिक थी। एक तरफ से हथौड़ा मारो और दूसरी तरफ निहाई पर रखकर कुचल दो। रात के करीब 3 बज रहे थे। ठंड हड्डी तक कंपा देने वाली थी, लेकिन जवानों के शरीर में एड्रेनालिन दौड़ रहा था, जिससे उन्हें ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। तभी अल्फा टीम के लीड स्काउट ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। उसने अपने थर्मल इमेजर में कुछ देखा था। लगभग 200 मीटर की दूरी पर पेड़ों के झुरमुट के बीच उसे 3 हीट सिग्नेचर्स दिखाई दिए, यानी 3 जीवित प्राणी। क्या वे जानवर थे या वही थे जिनकी तलाश थी? मेजर ने ध्यान से स्क्रीन पर देखा। 2 आकृतियां लेटी हुई थीं, शायद सो रही थीं, और एक आकृति बैठी हुई थी जिसके हाथ में कुछ लंबा सा था, एक राइफल। यह सेंट्री था, पहरेदार। अब कोई शक नहीं था, ये वही आतंकी थे। सुलेमान शाह ने अपनी सुरक्षा के लिए पहरा लगा रखा था। मेजर विक्रम ने तुरंत हेडक्वार्टर्स को रेडियो पर मैसेज भेजा, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड, टारगेट इन साइट। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत ने कैसे दिया जवाब, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।